सही है। हाँ। ना ये तो वही है ना कि डाटा टाइप्स असेंबली में कौन कौन सी होती हैं। असेंबली में सिंपल टाइप सबसे बाइट है, बाइट 8 बिट लेती है मेमोरी में। हाँ। हाँ। हाँ, मेमोरी में तो क्योंकि एक एक बाइट रखेगा ना, तो वो फिर 4 बाइट में रखी जाएगी बड़ी वैल्यू जैसे है। ना ये देखो ना, वो डबल वर्ड है तो वो है तो 4 बाइट ना, यानी दो दो नंबर का 1 बाइट बनता है। मेमोरी में रखेगा तो वो 4 मेमोरी एड्रेसेस में आएगी ना, 4 बाइट है। हाँ, ये तो किया था ना हमने कि करंट लोकेशन पॉइंटर होता है। आप यूं जैसे डाटा डिक्लेयर करते हैं तो वो पॉइंट कर रहा होता है उसके बाद वाली जगह को, कि अब नया डाटा वहां पे आएगा, डॉलर सिंबल का ये जो भी है। तो इससे अगर आप पहला एलिमेंट का एड्रेस माइनस कर रहे हैं तो वो पता चल जाएगा टोटल कितने बाइट दरम्यान में जगह है, यानी कितने एलिमेंट है। अगर बाइट कह रहे हैं तो पता चल जाएगा कितने एलिमेंट है। वर्ड की है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। हाँ, डॉलर साइन भाई मेमोरी में चलता रहेगा ना, यानी आगे अब जैसे आपने ये वर्ड की अरे डिक्लेयर की, पहला एलिमेंट आया तो डॉलर साइन उसकी अगली लोकेशन को पॉइंट करेगा। दूसरा एलिमेंट वो यानी वो आखिर में पॉइंट करता है ना, तो आप पूरी अरे के जैसे ये कितनी जगह ये अरे लेगी, क्योंकि ये वर्ड की अरे है तो 8 बाइट लेगी, तो वो 8 बाइट के बाद अगले मेमोरी एड्रेस उसमें होगा डॉलर साइन में। हाँ, 8 9। हाँ, 9 होगा, यानी तो 9 में से वो जब पहला एलिमेंट माइनस कर देंगे, 9 9 - 1 तो 8 आंसर आ जाएगा ना, तो वो पता चल गया कि दरम्यान में 8 बाइट है। लेकिन अरे वर्ड किया तो 2 से डिवाइड करके ये पता चलेगा कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि दो दो बाइट का एक एलिमेंट है। 9 - 1 होगा ना, क्योंकि पहला एलिमेंट समझो 1 है ना, एड्रेस 1 पे है, तो वो दूसरा एलिमेंट एड्रेस फिर वो 2 पे नहीं आएगा। दूसरा एलिमेंट 1 2, क्योंकि दो दो बाइट आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है ना। दूसरा फिर 2 पे आएगा, तीसरा 4 पे आएगा, 2 2 से आगे चलेगा ना, तो चौथा 8 पे आएगा। लेकिन वो समझो पॉइंटर पॉइंट करेगा उससे आगे, तो वो मतलब ये है कि जब उससे पहले एलिमेंट का एड्रेस माइनस कर दो तो वो ये पता चल जाता है कि कितने एलिमेंट है। साइज ऑफ अरे निकालने के लिए ये भाई एक तरीका है भाई।
ना 5 - 1 कह लो या 4 - 0 कह लो, अगर 0 से स्टार्ट है तो वो 4 पे होगा ना। डॉलर ये डिपेंड करता है ना कि वो अरे में कहाँ एलिमेंट पड़े, अगर जैसे 0 से शुरू करो कि 10 0 लोकेशन पे है, 0 से भी शुरू कर सकते हो, फिर 21 पे है, 32 पे है, 43 पे है, फिर अगला आप डॉलर करेगा 4 को पॉइंट। तो 4, अगर अरे 1 लोकेशन से शुरू हो रही है तो फिर वो $5 पे होगा ना, तो 5 - 1 करेगा ना। तो 4 बाइट की अरे है, तो बाइट अरे है भी बाइट की, तो वो पता ये चल गया, साइज ऑफ अरे भी पता चल गया। 5 में 4, हाँ, तो 4 साइज है ना, तभी उसने कहा है ना लिस्ट साइज, अरे का साइज इतना है। 9 - 7, नहीं नहीं 1, अगर 1 से शुरू कर रहे हैं तो फिर हर एक को ऐसे ही समझे ना कि 9 - 1। 0 से कर लो, फिर वो 8 को पॉइंट करेगा, फिर जाहिर है उसी हिसाब से होकर जाएगा ना, फिर 8 - 0 आंसर 8 ही आएगा। जितने यानी एलिमेंट जगह लेते हैं वही आंसर देता है। 0 नहीं ना, जब आखिर में वो होता है, 0 तो पहला एलिमेंट है ना। 4 एलिमेंट जब रख दिए तो उसके बाद वाली जगह डॉलर शो करता है। हाँ, 5 - 1, फिर पहला एलिमेंट तो तुम्हारी मर्जी है ना, चाहे तुम 1 लोकेशन, अगर ये तुम 1 समझते हो भाई 10 लोकेशन 1 पे पड़ा है, तो फिर 22 पे पड़ा होगा, 33 पे पड़ा होगा, 44 पे, तो अगला एलिमेंट वो हाँ डॉलर है ना, वो फिर 5 पे पड़ा होगा, डॉलर यानी 5 होगा, तो 5 - 1 4, मतलब है वो जहाँ भी डॉलर होगा, वो जब पिछला एड्रेस निकालेगा पहला एलिमेंट का, तो वो टोटल जितने एलिमेंट है वही आंसर आएगा। अब वो तुम 0 से शुरू कर लो तो फिर भी वही बात होगी, क्योंकि वो फिर 5 पे नहीं पहुंचेगा ना, डॉलर फिर 4 पे पहुंचेगा, तो 4 - 0 भी 4 ही होगा। 5 - 1 करो तब भी 4 आएगा, 4 0 से शुरू किया तो 4 पे रुक जाएगा, तो 4 - 0 वो भी 4 ही होगा। डॉलर की 8 होगी ना, अगर 0 से शुरू है ना तो हर एलिमेंट दो दो बाइट लेगा, जैसे 0 1 पे पहला ना 4 4 बाइट लेगा, तो ठीक है ना, पे 4 एलिमेंट है ना, तो वो 16 पे होगा डॉलर। 17 पे होगा अगर 1 से शुरू होगा, पहला एलिमेंट लोकेशन 1 से, अगर 0 से शुरू करो तो फिर 16 पे होगा। नहीं, ये ऑटोमेटिक ये कंपाइलर करता है, यानी ये जहाँ पे अरे खत्म हो रही है उसके बाद जो लोकेशन है वो खुद इसमें होती है। 1, हाँ, अगर पहला एलिमेंट 1 पे है तो फिर ये सारी अरे जहाँ खत्म होगी वो 17 लोकेशन बनेगी, फिर सत हाँ, नहीं 4, 4 का मतलब है कि 4 एलिमेंट है, डिवाइड बाई 4 कर दिया तो एलिमेंट निकला है ना कितने, अगर डिवाइड बाई 4 नहीं किया तो फिर ये पता चलेगा कि कितने बाइट ले रहे हैं, फिर ठीक है 16 बाइट ले रहे हैं, लेकिन डिवाइड बाई 4 का मतलब है वो एलिमेंट निकालना चाहते हैं कितने हैं, डबल वर्ड है तो 4 से डिवाइड किया है, वो एलिमेंट 4 हैं, 16/4 4 हो गया। ये तो ऐसी फजूल सी ये निकाल रहे इसका, ये कांस्टेंट शांसट वाले ये निकाल रहे इस तरह ज्यादा। इसमें तो इसने कोड तो लिखा ही नहीं है ना, सारा डाटा है बस वो
यानी एक और नाम दे रहा है ना वो इस स्ट्रिंग पाई, वो 3.14 नहीं लिखना चाहता, वहां वो पाई लिखना चाहता है, तो इक्वल वो कर दिया। इस तरह प्रेस की बस वो लिख देगा और वो पूरी स्ट्रिंग उसकी जगह वो कहता है जहां मैं प्रेस की लिखूं पूरी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर लो। हाँ, प्रॉम्प्ट वो डाटा में जब डिक्लेयर कर रहा है बाइट, तो आप यहाँ उसे लिखना तो वो चाहिए था ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, लेकिन वो कहता है मैंने डिफाइन कर दिया, बस प्रेस की लिख दी। हाँ। हाँ, यानी पाई जहाँ पे लिख दिया वहाँ थ्री वो आ जाएगा, जहाँ प्रेस की लिखेगा वहाँ वो पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। यानी कंपाइल करते वक्त ना प्रेस की खत्म हो जाएगा ना, उसकी जगह वो इक्वल के आगे जो है वो आ जाएगा। तो पूरी स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का ये भी तरीका है ना कि स्ट्रिंग पूरी एक बना के रख लो, अगर वो बार बार डिक्लेयर यूज करनी है तो। हाँ, जो आगे वैल्यू है, यानी उसने स्ट्रिंग पूरी स्ट्रिंग का नाम उसने रख दिया प्रेस की, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, वो वरना उसे ये पूरा लिखना पड़ेगा ना जहाँ पे भी वो ये मैसेज देना चाहता है। तो अब वो कहता है नहीं, मैं एक जगह लिख देता हूँ कि ये प्रेस की इक्वल है। यानी वो प्रेस की लिख देगा तो स्ट्रिंग लग जाएगी खुद ही, तो उसे फायदा हो जाएगा ना। अगर एक से ज्यादा जगह ये स्ट्रिंग लिखनी है, डिस्प्ले करवानी है, तो बस वो प्रेस की लिख देगा वहां पे, एक बार लिख देगा तो स्ट्रिंग पूरी आ जाएगी। वो तो वैसे उसने डिक्लेयर किया है ना 10 by 10। जैसे ये मेरा ख्याल है कंसेप्ट होता है जब जैसे 2 डायमेंशनल अरे हमने बनाई होती है ना, तो वो अब वैसे तो वो डायरेक्ट 100 भी लिख सकता है, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इस तरह है, भाई 10 रो है तो 10 कॉलम है, उस अरे को वो ऐसे देख रहा है। तो मैट्रिक्स उसे कह दिया। दूसरे मैट्रिक्स वही ये है, तो मतलब है दोनों तरीकों से डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ना नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसी है, इतना यूज तो होता नहीं है। M1 एक अरे का नाम है ना, लेकिन अब वो अरे यानी मैट्रिक्स के उसने इक्वल कर दिया। यानी 100 एलिमेंट की अरे बन गई ना, 10 by 10 यहाँ लगेगा ना मैट्रिक्स की जगह, तो 10 by 10 लगेगा तो 100 बन जाएगा। हाँ, ये भी 100 बन जाएगा। बस वो एक तरीका है कि भाई अगर हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं तो वो फिर जहाँ लिखेंगे उसकी जगह उसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ये ऊपर वाली एग्जांपल ज्यादा अच्छी है भाई, प्रेस की तक ठीक है, ये नीचे वाला हटा दो, बस वो एक्सप्लेन कर दो कि हम प्रेस की लिखेंगे तो पूरी स्ट्रिंग वहां पे लिखनी नहीं पड़ेगी, वो एक जगह हमने लिख दी। भाई ये भी कांस्टेंट, ये मैक्रो है नहीं, इसको तो मैंने कहा था हटा दो, ये तो कम्प्लेक्सेशन की है। मैक्रो में फिर वो कहेंगे मैक्रो पढ़ाएं, मैक्रो क्या होते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत फिर कंफ्यूज बच्चे तुम्हें कर देंगे ना, फिर वो कहेंगे मैक्रो का बताएं, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना कार्ड अटैक्स मैक्रो, तो मैक्रो भाई क्या होते हैं, तो मैक्रो एक फंक्शन की तरह फिर पूरा काम कर रहे हैं। यानी ये भी फंक्शन की तरह होते हैं, ये कंपाइल टाइम पे रिप्लेस हो जाते हैं, रन टाइम पे नहीं, यानी कंपाइल टाइम पे उसकी जगह जो कांस्टेंट आपने डिक्लेयर किए ना उनकी वैल्यू उठा लेता है। जैसे हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो तुम प्रोग्राम चलता है तो आर्ग्यूमेंट पास होंगे ना, इसमें आर्ग्यूमेंट, ये समझो आर्ग्यूमेंट है रो साइज इज इक्वल टू 5, और दूसरा मैसेज वो समझो आर्ग्यूमेंट है, दो वेरिएबल हैं जिनमें वैल्यूज पड़ी हैं। तो अब हम जब कम आगे जहाँ लिख देंगे रो साइज, तो वो यानी आर्गुमेंट पास हो गया, लेकिन वो कंपाइल टाइम पे रो साइज को हटा के वो लगा देगा। ये उसी तरह का जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट से ये हो रहा है ना रो साइज 5 लग जाएगा, कंटिन्यू मैसेज की जगह मैसेज लग जाएगा। और अब उसने किया मूव, अब ये यहाँ पे मूव की पूरी स्टेटमेंट उसने, अब ये कंफ्यूजिंग है ना कि टेक्स्ट इक्वल मूव, यानी हाँ वो कहता है कि MOVE मैं लिखूंगा मूव की जगह, तो तुम MOV लिख देना जो असल स्टेटमेंट है। और अब सेट अप पे एल टेक्स्ट मूव, हाँ तो ये तो सारा वही है भाई, मैक्रो भी इसी तरह है, यानी
मैक्रो में ये है कि आप फिर डिफाइन कर सकते हैं ना दोबारा। तो बस वो ये कह रहा है कैन बी रीडिफाइंड, जैसे आपने डिफाइन किया भाई रो साइज 5 है, तो आगे जाके फिर आप चेंज भी कर सकते हैं कि रो साइज 6। हम्म, हाँ, तो एक्सप्रेशन, हाँ हाँ, ये यानी वही रिप्लेस है ना, असल में वही कांस्टेंट वाला काम हो रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि असल टाइम मूवी है ना, लेकिन वो कहता है मैं इंग्लिश की तरह लिखना चाहता हूँ, जैसे मूव की जगह है मूवी, तो वो कहता मुझे यूं ज्यादा याद रहता है, तो बस वह मूवी खुद ही लगा देगा। हाँ, यानी ये स्टेटमेंट उसे ज्यादा यूज करनी पड़ती है ना कि मूव ए एल कॉमा अकाउंट, तो वो कहता है मैं ये बार बार नहीं लिखना चाहता, बस मैं एक वर्ड बना लेता हूँ सेट अप ए एल, जब वो ये लिखेगा तो वो खुद स्टेटमेंट चल जाएगी मूव ए एल कॉमा अकाउंट, यानी दूसरा नाम रख दिया ना, एक वर्ड बना दिया। तो ये तो रियल मोड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन दे रहा है ना कि उसमें प्रोग्राम कैसे लिखे जाते थे। भाई रियल मोड में 16 बिट प्रोग्राम बनते हैं, एडवांटेज ये है कि इनेबल कॉलिंग ऑफ एम एस डास के यानी मेथड को कॉल किया जा सकता है। नो मेमोरी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, उसमें ये यानी मेमोरी एक्सेस की रिस्ट्रिक्शन प्रोग्रामर के लिए, पूरी मेमोरी को वो कहीं पे कुछ वैल्यू भी स्टोर करवा सकता है या मूव शूव करवा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि इस तरह के प्रोग्राम लिखने के लिए आपको सेगमेंट और ऑफसेट का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सेगमेंट यहाँ खुद आप सेगमेंट में वैल्यू सेट कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिक विंडो नहीं करती ना, क्योंकि वो डास यानी नहीं करता, और विंडो फंक्शन कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो डास प्रोग्रामिंग है एक तरह की। भाई विंडो के अपने फंक्शन होते हैं ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम फंक्शन होते हैं, सिस्टम कॉल अगर करनी हो, जैसे भाई स्क्रीन पे कोई वैल्यू भाई सेंड करो, तो विंडोज के भी अपने मेथड हैं, तो वो विंडोज फंक्शन कॉल नहीं किए जा सकते। वो विंडो प्रोग्रामिंग जो लोग वही पढ़ते हैं ना विंडोज प्रोग्रामिंग, तो वो इंटरनल उसकी प्रोग्रामिंग विंडो के जो फंक्शन है वो कॉल नहीं किए जा सकते इसमें। और प्रोग्राम भाई इससे बड़ा नहीं लिखा जा सकता, 640K तक लिमिटेड है प्रोग्राम मेमोरी, प्रोग्राम बड़े साइज के प्रोग्राम यानी नहीं लिख सकते। और प्रोग्राम लिखने के लिए फिर उसने कहा कि ये रिक्वायरमेंट है कि एयरवेन 16 इंक्लूड करवाना पड़ेगा, और डाटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। डाटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करवाने के लिए इस तरह दो डायरेक्ट उसमें वैल्यू पे नहीं आप स्टोर करवा सकते, तो उसमें पहले ए एक्स में आएगी डाटा सेगमेंट की वैल्यू या एड्रेस, और फिर वो ए एक्स से डी या सेगमेंट में जाएगा, इस तरह। हाँ हाँ, और फिर ए एक्स से डी एस में जाएगा, क्योंकि डाटा सेगमेंट में वैल्यू डायरेक्ट आप मूव नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट वैल्यू, तो वैल्यू पहले किसी और रजिस्टर में लेगा ए एक्स में, फिर ए एक्स से उसमें जाएगी। नहीं, एयरमैन भी नहीं कर सकते, डाटा सेगमेंट में मूव में था ना कि डायरेक्ट मूव सेगमेंट में नहीं होती, यानी सेगमेंट रजिस्टर में डायरेक्ट आप नंबर मूव नहीं कर सकते, सेगमेंट रजिस्टर क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कंट्रोल करता है ना, तो उसमें वो एड्रेस वगैरह उसने रखे होते हैं, तो वो चाहता है कि कोई कुछ भी नंबर डाल के डायरेक्ट उसे डिस्टर्ब नहीं करे। इमीडिएट वैल्यू यानी मूव का रूल है, वो डिजाइन कोई सर्किट ऐसे है ना कि इमीडिएट वैल्यू मूव नहीं होती। नहीं, ये डॉलर डाटा नहीं, ये डाटा सेगमेंट का एड्रेस लेगा, डाटा सेगमेंट का एड्रेस लेगा, तो वो एड्रेस भी डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते डीएस में, पहले ए एक्स रजिस्टर में रखेगा फिर उसे डीएस में चला जाएगा। यानी डाटा सेगमेंट रजिस्टर को सेट करवाना होता है इसमें डास।
ये वही है ना कि अब दास का तो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एक तो आपको एयरमेन की फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी और दूसरा पहली 2 लाइनें हमेशा यही लिखनी पड़ेगी मेन में, एएक्स डाटा और डीएस, यानी डाटा सेगमेंट को इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता है। तो इसलिए उसने कहा था ना कि सेगमेंट और ऑफसेट का भाई प्रोग्रामर को पता हो, क्योंकि अब विंडो प्रोग्रामिंग या उसमें हम जो करते हैं उसमें तो ये इस लाइनें नहीं लिखते, हम तो डायरेक्ट डाटा डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें डाटा सेगमेंट वो कहता है इनिशियलाइज़ करवाओ, यानी खुद डिक्लेयर करो कि डाटा सेगमेंट कहाँ से है, तो वो बस ये 2 लाइनें फिर वो लिखनी पड़ती थी प्रोग्रामर को। हाँ, हाँ। हाँ, तो ठीक है ना, अभी भई उसने पूरे इस स्ट्रिंग का नाम रख दिया कंटिन्यू मैसेज। तो वो कहता है कि मैं बार-बार ये पूरा नहीं लिखना चाहता, डू यू विश टू कंटिन्यू, बस वो लिख देगा कंटिन्यू मैसेज, तो वो कंपाइल टाइम पे उसकी जगह वो लिखा जाएगा खुद ही, डू यू विश टू कंटिन्यू। वो आगे कमेंट में लिखा हुआ है ना, मतलब उसकी जगह वो पूरी स्टेटमेंट लग जाएगी, क्योंकि उसने उसका नाम रख दिया मूव एयर। ये ऑपरेटर हैं ऑफसेट, ये यानी हम स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कोड में उसने लिखा मूव ईएसआई ऑफसेट ऑफ बी वैल। तो किसी भी वेरिएबल का भाई आप एड्रेस लेते हैं इससे। अगर आपने एड्रेस लेना है तो आप ऑफसेट के वेरिएबल के नाम से पहले लिख दें ऑफसेट, तो वेरिएबल की वैसे तो वैल्यू मूव होती है ना, लेकिन ऑफसेट लिखेंगे तो उसका एड्रेस मूव होगा, यानी मेमोरी में वो कहाँ पड़ा है वो एड्रेस आ जाएगा ईएसआई। हाँ, किसी का भी। हाँ, यानी सब वेरिएबल के एड्रेस अगर गेट करने की, कोई भी वेरिएबल मेमोरी में किस एड्रेस पे पड़ा है, तो ऑफसेट से उसका एड्रेस वो गेट कर लेगा। लाइन का ये है कि आप अगर वेरिएबल को किसी खास लोकेशन पे स्टोर करवाना चाहते हैं ना, जैसे आप कहेंगे कि हमेशा वो ऐसे एड्रेस पे स्टोर करे जो 2 का मल्टीपल हो, जैसे 2, 4, 8, इस तरह की लोकेशन पे वो वेरिएबल को रखे। एड्रेस को यानी आप रिसर्टेशन लगा रहे हैं कि हर एड्रेस पे नहीं रख सकता वो वेरिएबल को, वो सिर्फ जैसे इवन एड्रेसेस पे रखे या सिर्फ मल्टीपल ऑफ 4 वो लोकेशन हो, तो फिर आप अलाइन का यूज़ करते हैं। अलाइन यानी आप लिख देंगे अलाइन टू, तो उसके बाद वाले पर जितने वेरिएबल है ना वो, अब जैसे उसके बाद लोकेशन 3 आ रही है, अगर मेमोरी में जगह खाली है एड्रेस 3, तो वो वहाँ वेरिएबल नहीं रखेगा, क्योंकि वो कहेगा आपने अलाइन 2 लिख दिया उससे पहले। इसका मतलब है अगले वेरिएबल आप ऐसी जगह रखवाना चाहते हैं जो 2 का मल्टीपल हो, 2 के टेबल में वो लोके आए। तो 3 तो नहीं आता 2 के टेबल में, तो वो 3 को स्किप कर देगा लोकेशन को, उस पे वेरिएबल स्टोर नहीं करेगा, 4 पे करेगा, 3 के बाद 4 वो कहेगा ठीक है ये 2 का मल्टीपल है। हाँ, ये 2 बाइट का स्पेस इसलिए दिया ना कि वो बाइट जहाँ उसने स्टोर किया वो है, तो वो तो बाइट है, और अलाइन 2 के बाद उसने वर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो वो अब अलाइन 2 का मतलब ये है कि वो अब अगला वेरिएबल ऐसी जगह रखेगा जो 2 का मल्टीपल हो। पहली लोकेशन अगर 4000 है जहाँ पे उसने स्टोर किया पहला बाइट, तो अब अगला बाइट आना चाहिए था 4001 पे, क्योंकि बाइट के बाद अगला लोकेशन 4001 है।
और पहला वेरिएबल B1 बाइट है तो ठीक है ना, वो एक बाइट में आ गया तो अगला वेरिएबल वो रखना चाहिए था 4001 पे, लेकिन उसने नहीं रखा, वो जगह उसने वो कर दी ना, शेड कर दी कि यहाँ नहीं रखूंगा। अब वो अलाइन टू की वजह से हुआ, क्योंकि वो जो लोकेशन वन है वो टू का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद लोकेशन टू आएगी तो वो कहेगा ठीक है, टू टू का मल्टीपल है, तो वो इसलिए अगला वेरिएबल उसने लोकेशन टू से रखना शुरू किया, W1 जो है। नहीं नहीं नहीं, पहला जीरो पे है ना, 4000 साथ एड्रेस लिखा जो है, पहला 4000 एड्रेस है ना B1 का, तो B2 का 4001 बनेगा, इसलिए वहां नहीं रखा ना। ये और W1 का जगह बनेगी 4002, तो वो ठीक है, वो टू की अलाइनमेंट में है ना। नहीं, स्किप नहीं करना भाई, अगले एड्रेस पे वेरी, वैसे वो आगे जो भी जगह मिलेगी वेरिएबल का कंजेक्टिव स्टोर होते हैं ना, लेकिन अब उसमें ये क्या, लाइन टू का मतलब ये है कि अगला मेमोरी एड्रेस अगर टू का मल्टीपल नहीं है वो लोकेशन, तो वहां पे मुझे छोड़ देगा, उस जगह को खाली छोड़ देगा, उससे अगली लोकेशन पे रखेगा। जो जो भी आगे उसे लोकेशन मिली जो टू का मल्टीपल बने, जैसे टू के टेबल में है ना, जैसे टू ज़ा वन टू, या तो वो टू एड्रेस हो वहां रखेगा, या टू ज़ा टू, या फोर हो, या एट हो, या ऐसे। तो आप W1 का एड्रेस क्योंकि टू है ना, तो वो इसलिए उसने टू से रखना शुरू कर दिया, वो कहेगा ठीक है, टू का मल्टीपल है टू। अब W1 लेकिन है वर्ड, इसका मतलब है वो लेगा 4 बाइट जगह 2 बाइट लेगा, तो टू और थ्री वो ले लेगा, और अगली लोकेशन आ जाएगी फोर। अब अगला एलिमेंट वहां सीधा सीधा आ जाना चाहिए लोकेशन फोर पे, तो W2 भी ठीक है, उसने पे रख दिया ना, लोकेशन फोर पे रख दिया अगला वेरिएबल, वो भी वर्ड है। वो भी वर्ड है तो 4 5 दो जगह पे वो भी आ गया, 4 और 5। अब अगली लोकेशन है 6। अब लेकिन यहाँ उसने लगा दिया लाइन 4 कोड में, इसका मतलब अब वो कह रहा है कि अगला वेरिएबल अब उस जगह रखो जो 4 का मल्टीपल हो। तो अब यहाँ हम 6 पे खड़े हैं ना, कि 6 पे रखना था, लेकिन वो अब मसला बन गया, 6 4 का मल्टीपल नहीं है, वो लोकेशन छोड़ देगा, 7 भी छोड़ देगा। फिर अगली लोकेशन जो 8 आएगी उस पे रखेगा, क्योंकि 8 4 का मल्टीपल है, 4 2 8, इसलिए वो फिर अगला एलिमेंट D1 उसने लोकेशन 8 पे रखा है। अब वो 4 बाइट में आ जाएगा, तो उससे अगला वेरिएबल फिर 8 9 10 11, ये 4 बाइट में आएगा, तो 12 भी फिर A4 का मल्टीपल है, लाइन 4 चल रहा है ऊपर पीछे से, तो इसलिए अगला फिर आगे वहां जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा वो 8 लोकेशन और 12 लोकेशन दोनों 4 का मल्टीपल है, तो उनमें वो रख देगा अगले एलिमेंट। ये साइज ले लेता है इन बाइट, यानी किसी भी वेरिएबल का साइज, ये तो आसान है ना, बाइट का मतलब है साइज उसका 1 है। जो हम कहते हैं कि बाइट कितनी जगह लेता है, तो वो प्रोग्रामिंग में वो लेना हो तो टाइप लगा देते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल 1, तो वो साइज। लेंथ ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा हुआ है ना, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो आप लेंथ ऑफ से निकालते हैं, जैसे लूप शूप जब अरे पे लगते हैं तो वो हमें निकालना पड़ता है ना कि कितनी दफा लूप चले, अरे के एलिमेंट कितने हैं, तो लेंथ ऑफ इससे एलिमेंट निकल आते हैं, लेंथ ऑफ अरे। और देखो ये ECX मेरा कर है, ECX क्योंकि काउंटर के तौर पे यूज होता है ना, जब अरे पे काम होता है तो फिर वो काउंटर ECX काम करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, उतनी दफा लूप चलेगा ना। ना उतने एलिमेंट होंगे। हाँ ना। हाँ हाँ। जीरो नल है ना, जैसे स्ट्रिंग के आखिर में भाई नल कैरेक्टर लगा देता है वो। हाँ, लेंथ ऑफ अरे निकाला, स्ट्रिंग भी ये करे है ना। ना। हाँ। नहीं नहीं, ये तो है, सही है ना, इसमें वो कह रहा है कि अगर अरे को डिक्लेयर आप ऐसे करते हैं असेंबली में, जैसे पहले लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है,
उसने वर्ड बस एक दफा लिखा और आगे एलिमेंट लिख दिए 3 रो में, 10 20 30 40 50 60। तो लेंथ आपका वो कह रहा है कि लेंथ आप जब आप लिखेंगे तो वो टोटल एलिमेंट निकाल देगा कितने हैं, यानी 6 है ना, 10 20 30 40 50 60। लेंथ ऑफ अरे यानी फुल लेंथ निकाल देगा कि 6 एलिमेंट है, और साइज भी उसी हिसाब से निकाल देगा। अब 6 एलिमेंट है, हर एक वर्ड है, तो 6 2 यानी 12 साइज हो जाएगा। और अगर अरे भाई इस तरीके से डिक्लेयर कर दो, जैसे सेकंड वो राइट साइड पे दी हुई है, उसमें वर्ड वर्ड बार बार वो लिख रहा है वर्ड, अरे का नाम तो वही है ना अरे, लेकिन वर्ड 10 20 फिर वर्ड 30 40 फिर वर्ड 50 60। ये दोनों तरीकों से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ या साइज ऑफ में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर ऐसे डिक्लेयर की हुई है तो फिर सिर्फ़ एक रो की वो लेंथ निकालेगा। जैसे लेंथ ऑफ अरे का उसने 2 दिया, क्योंकि भई हाँ, डुप्लीकेट तो अरे वो बनाने के लिए वो हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अगर दूसरे तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो एक रो उसके हिसाब से चलेगा कि एक रो में कितने एलिमेंट हैं। लेकिन अगर पहले तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो पूरी वो निकाल देगा कितने एलिमेंट टोटल कितने हैं, यानी पूरी अरे में कितने हैं। टाइप पॉइंटर यानी ये कह रहा है कि एक वैल्यू उसने चलो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर अरे डिक्लेयर की 4 एलिमेंट की, फिर ए एल में डी वेल मूव नहीं कर सकता क्योंकि साइज मिसमैच है ना। और दूसरे उसने कहा कि बाइट पी टी आर डी वेल, हाँ यानी मतलब है उसको आप वो जैसे वो कहते हैं ना कास्टिंग टाइप, जैसे हाई लेवल में होता था कि कास्ट कर लो भाई, वो साइज छोटा बड़ा हो जाता है। तो अब डी वेल भाई डबल वर्ड है, लेकिन आपने उसे बाइट पॉइंटर लिख दिया, तो आपने उसे यानी टाइप कास्टिंग कर दी कि इसकी सिर्फ एक बाइट हमने लेना है, तो वो ए एल में मूव हो जाएगा, यानी उसका पूरा। हाँ वो मतलब मेरे ख्याल है उस चक्कर में अब नहीं जा रहा ना कि वो क्या है, पहला बाइट वो मूव कर लेगा 78, यानी डाटा डिक्लेरेशन में जो आपके आखिर में है ना 78 वो मूव करेगा। अरे को मैं कर नहीं देख रहा वो कैसे है, जैसे भी है मेमोरी में जैसे भी है, लेकिन वो राइट साइड से पहला उठा लेगा बाइट, बाकी बाइट हाँ बाकी बाइट स्किप कर देगा। अगर वर्ड पॉइंटर करेंगे तो फिर दो उठा लेगा, क्योंकि टाइपकास्टिंग वर्ड में कर रहे हैं। डी वर्ड पॉइंटर करेंगे तो फिर चारों बाइट उठाएगा। तो ये बस वो उठाने का तरीका है कि आके एक बाइट उठाना है उसी जगह से, या दो या चार या कैसे, तो टाइप कास्ट कर लें, क्योंकि वो मूव रिस्ट्रिक्शन है ना कि ई ये एक्स कर रहे हैं तो वो 4 बाइट का फिर मूव करेगा, उसमें दूसरा मूव नहीं कर सकता। साइज मिसमैच, साइज भी सही हो जाएगा ना, दोनों का साइज सेम हो जाता है। क्योंकि अरे का मतलब पहला एलिमेंट मूव कर रहा है ना, ई अरे, अरे का पहला एलिमेंट, तो अरे जो है वो बाइट की है, तो ई एक्स 4 बाइट का है। रजिस्टर बड़ा लिख रहे हैं और अरे तो बाइट वाली है, तो फिर मूव कहेगा ना एरर है कि साइज सेम नहीं है। मूव में जरूरी है ना कि जो डाटा मूव हो रहा है जो उसकी अरे का टाइप ही डबल वर्ड होती ना, तो फिर वो पहला एलिमेंट मूव हो जाता, क्योंकि ई एक्स भी डबल वर्ड है, 4 बाइट का 32 बिट का, और अरे भी डबल वर्ड है, एलिमेंट 4 बाइट में आ रहा है, तो फिर साइज सेम होता। लेकिन अरे बाइट की है और ई एक्स 4 बाइट का होता है, तो साइज मैच नहीं करता। लेकिन वो कहता है कि टाइपकास्टिंग करके मैच करवाया जा सकता है, यानी आप लिख रहे हैं डी वर्ड पी टी आर, यानी आप कह रहे हैं कोई जबरदस्ती भाई 4 बाइट ही उठा के मूव करो। अगर 4 बाइट की है उसकी यानी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन वो एक तरीका बता रहा है कि अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से एलिमेंट उठवा सकते हैं।
कि ई एक्स में मुझे 4 बाइट लेता है, तो वो उसने कह दिया डी वर्ड पीटीआर, डी वर्ड बना दो अरे को, और 4 बाइट उठा के मूव कर दो। हाँ, क्योंकि जब मल्टीपल बाइट उठाने हैं, 4 बाइट उठाने हैं, तो फिर इधर शुरू किया, एक एक बाइट उठाया ना, लेकिन उल्टी तरफ शुरू किया। अब एक ही बाइट उठाना, वो फिर ऐसे नहीं है, फिर वही सीधा सीधा उठा लेता है जो पहला आ रहा है। हाँ। हाँ, शायद ऐसे। ना। हाँ। हाँ, ये कंफ्यूजन है। नहीं, यहाँ तो ठीक है ना, 30 उठाया है कि वो उल्टी से मत उठाएगा ना। हाँ, ये रिसटेशन मेरा ख्याल है लगती है जब एक से ज्यादा बाइट उठाना है। जब एक ही बाइट उठाना हो तो फिर वो सीधा एक ही उठा लेगा, फिर वो ये नहीं जाएगा 12 पे नहीं जाएगा, 78 आया उसी को उठा लिया, क्योंकि एक ही मेमोरी लोकेशन पे जाना है ना। इसमें भी वो गया 0 0, मतलब गया था वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे, 78 पे गया अब, लेकिन वहां से अगर उसने 4 बाइट उठाने होते तो फिर उठाता वो 12 से शुरू करता। नहीं नहीं, मतलब एड्रेस। हाँ, अब जब एक बाइट ही उठाना था तो वहीं से उसने वही उठा लिया। वो मसला तब आता है जब 2 3 4 बाइट उठाने हो, तो फिर वो कहता है कि खड़ा तो मैं वहां पे हूँ, लेकिन मैं आगे से उठाऊंगा, उल्टी से मत से उठाऊंगा। उन क्योंकि वो उसमें मल्टीपल बाइट नहीं रखता ना, वो तो हर बाइट लेता है ना। भाई एक बाइट रखना है ना बस उसने उसमें। ये लिटिल एंडियन ये तब आता है जब एक से ज्यादा बाइट उठाएंगे रखें। भाई एक अरे बाइट की है ना, तो उसमें तो भाई 0 0 पहला एलिमेंट है, सीधा उसने वहां रख दिया। मल्टीपल बाइट की चक्कर ही नहीं बना। तो अरे बाइट की है, तो हर एलिमेंट डिफरेंट रीड हो रहा है ना, उसमें अगले एलिमेंट से उसे ताल्लुक ही कोई नहीं है। फिर अगला आया तो आगे रख दिया। वो तो सीधा चल रहा है। ये मसला तब है ना जब अरे वर्ड के डबल वर्ड की है, एलिमेंट के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर ज्यादा बाइट है, जैसे ऊपर डी वर्ड है, तो वो फिर मसला है ना, उसे कैसे रखा जाए। वो उल्टा रखता है फिर। असाइन अल्टरनेट नेम एंड टाइप टू अ मेमोरी लोकेशन। भाई दूसरा नाम यानी वो कह रहा कि दे देते हैं आप उसी लोकेशन को, लेबल से इस तरह, यानी डी वैल लेबल डी वर्ड, डब्ल्यू वैल लेबल वर्ड, और बी लिस्ट बाइट, ये तो सीधा सीधा बाइट है, तो डी वैल मूव किया, चलो वो तो इसका मतलब है कि वर्ड आप मूव करवाना चाहते हैं वहां पे। यानी जो हम कहते थे ना, वो टाइप कास्टिंग हम करते थे, तो यहाँ हमें लिखना पड़ता था PTR वर्ड या डी वर्ड। लेकिन अब भाई उसकी जरूरत नहीं है, अगर आप उस वेरिएबल को एक आप कह दें कि जब इस वेरिएबल का मैं नाम लिखूंगा तो वो PTR डी वर्ड की तरह होगा, तो लेबल डी वर्ड, यानी ये PTR को रिप्लेसमेंट है ना, कि ऐसे भी कई लोग लिख लेते हैं कि वो स्टेटमेंट में PTR नहीं लिखना चाहते ना, तो ऊपर उसने डाटा में लिख दिया कि डी वेल, मैं लिखूंगा डी वेल, PTR वगैरह मैं नहीं लिखूंगा, तो लेकिन उसके तुम समझना कि डबल वर्ड एलिमेंट उठाना है वो, यानी डी वेल का मतलब है 4 बाइट। हाँ, डब्ल्यू वेल का मतलब है 2 बाइट उठाने हैं, तो वो बस ये दूसरा तरीका है। बस PTR तुम करवा दो तो वो केस की जरूरत नहीं है, या ये आसान लगता है तो भाई ये करो और फिर वो नहीं करो।
ई एक्स में आ गई ना, 4 बाइट उसने उठाए ना, क्योंकि वो आप कह रहे हैं लेबल डी वर्ड, यानी उसको डी वर्ड ट्रीट करो, डबल वर्ड। हाँ, मतलब है वो वेरिएबल डिक्लेयर चाहे आपने दूसरी टाइप का किया हुआ था, उस हिसाब से टाइप में, लेकिन अब ये एक तरह की वो कास्टिंग है ना, कि इसे डी वर्ड के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। तो जब आप वैल्यू उठाए तो 4 बाइट उसने उठाए, तो 4 बाइट फिर वो उल्टे उठाए ना, 20 फिर 00 और वो उस तरीके से 10 और फिर 00। एक से ज्यादा बाइट उठाएगा तो फिर उल्टे उठाएगा। अब एक से ज्यादा उठाने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि डी वर्ड आप कह रहे हैं कि डी वर्ड के तौर पे उठाओ, एलिमेंट को समझो कि वो डबल वर्ड है, तो वो इसलिए ऐसे कर रहा है। लेकिन ये इसकी जरूरत नहीं है, वो पीटीआर समझा दिए तो वो शायद ज्यादा समझने में ज्यादा लॉजिकल, कि मूव करते वक्त आप 4 बाइट उठवा रहे हैं या 2 या 4, तो पीटीआर लगा दो, कास्ट कर दो, वो ज्यादा लॉजिकल है। ये कंफ्यूजिंग है लिखना, अजीब सा है। पर वो कह रहा है ना ऊपर कि इट इज रिमूव द नीड्स फॉर द पीटीआर ऑपरेटर, यानी उसी की तरह काम करता है। पीटीआर आपको नहीं लिखना पड़ता हर स्टेटमेंट में। वो डाटा में एक दफा आपने लिख दिया लेबल ये, तो बस वो समझो पीटीआर ही आपने बना लिया, पीटीआर ऑपरेटर वाला काम ही करेगा वो। इसका ये फायदा है ना कि एक दफा लिख दिया डाटा में। उसमें ये है कि आप जब भी मूव करेंगे, अगर साइज मैच नहीं कर रहा तो आप साथ लिखेंगे बाइट पीटीआर, वर्ड पीटीआर, उसमें बस ये है। लेकिन समझने में वो ज्यादा समझ आता है। हाँ, ये वही ना जो सारा इस यानी लेक्चर में था, उसने सारी आखिर में समरी कर दी कि ये ऑपरेटर पढ़े हैं, और ये सारा वो खत्म कर दिया उसने। ना, मेरा तो ख्याल है किसी और दिन कर लो, क्योंकि जो पढ़ाओ तो फिर उसी पे फोकस करो ना, उसी के अंदर एग्जाम्पल ढूंढो। ये फोर है, ये अगला है। हाँ, मूव तक कर लो ना, मूव की स्टेटमेंट जो होती है, ये आपने की भी थी ना। बस यहाँ तक कर लो, फिर ऑपरेंड की कहानी क्योंकि डिफरेंट होती है, वो फिर चलो डिफरेंट एक टॉपिक हो जाता है। ये वो ऑपरेंड की टाइप है ना, इमीडिएट, रजिस्टर, मेमोरी। कांस्टेंट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू मूव करें तो इमीडिएट उसे कहा जाता है, अगर वेरिएबल मूव करें तो उसे मेमोरी कहा जाता है। रजिस्टर का नाम लिखें तो रजिस्टर ऑपरेंड, यानी आप मूव कर रहे हैं। तो 3 किस्म की ऑपरेंड है ना, वैल्यू यानी कहाँ हो सकती है, उसके मतलब है ऑपरेंड उसे कहा जाता है। एक तो ऑपरेशन होता है ना कि ऐड सब्ट्रैक्ट करना क्या है, एक होता है कि किस वैल्यू पे काम करना है। तो वो वैल्यू में कहाँ कहाँ हो सकती है, उसे हम कहते हैं कि 3 किस्म की वैल्यू हो सकती है। या तो डायरेक्ट वैल्यू हम स्टेटमेंट में दे देते हैं, जैसे हम कह देते हैं मूव ए एक्स का 10, तो 10 डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिख दिया आपने, तो उसे हम कहते हैं इमीडिएट ऑपरेंड। या वेरिएबल में करते हैं, जैसे मूव ए एक्स का वेरिएबल 1, तो वो आपने मेमोरी ऑपरेंड यूज किया। या रजिस्टर का नाम देंगे तो फिर वो रजिस्टर ऑपरेंड कहलाता है। तो ऑपरेंड 3 किस्म के हैं। इनकोडेड का मतलब ये है कि भाई आपको ये मशीन लेवल पे बात कर रहा है ना, कि भाई रजिस्टर जो भी आप यूज करेंगे तो उसको कोई कोड असाइन हुआ होगा ना, 000, जैसे ई ए एक्स है, 001 ई बी एक्स है, तो उसका नंबर वहां पे इनकोड कर देता है इंस्ट्रक्शन में जब ट्रांसलेट करता है
यानी बाइनरी में सारी चीज चली जाएगी ना, तो बाइनरी में रजिस्टर के नेम की जगह उसकी कोई इनकोडिंग होगी ना जो लग जाएगी ना, उससे पता चलेगा कि ये किस रजिस्टर को आप रेफर कर रहे हैं। कांस्टेंट वैल्यू तो सीधी बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो नंबर है। तो कांस्टेंट वैल्यू तो बाइनरी कन्वर्जन कर देगा, तो 0 1 में चला जाएगा। तो बस यहाँ पे वो ये कह रहा है कि रजिस्टर का नाम 0 1 में कैसे जाएगा, क्योंकि वो कन्वर्जन तो नहीं होती ना, अभी ये एक्स को हम 2 से डिवाइड करके तो नहीं करते ना, तो उसको कोड असाइन होता है हर रजिस्टर को 0 1 की फॉर्म में, तो वो लग जाता है। तो फिर वो रन टाइम पे पता चल जाता है कि किस रजिस्टर को आप रेफर कर रहे हैं। हर रजिस्टर का कोड डिफरेंट है। और मेमोरी में ये कह रहा है कि जब मैं वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो उस लोकेशन का एड्रेस लग जाता है। मेमोरी एड्रेस इज इनकोडेड विद द इंस्ट्रक्शन। वेरिएबल यानी हर चीज बाइनरी में चली जाती है, उसे हम एनकोडिंग कहते हैं जब मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है, तो मशीन लैंग्वेज। हाँ, यानी प्रोग्राम के अंदर एक्चुअली बाइनरी कोड ही होता है ना। वो हेक्साडेसिमल तो हमारी आसानी के लिए है कि हम उसे, क्योंकि हेक्सा से बाइनरी में हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ना, या बाइनरी से हेक्सा में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें हेक्सा कोई दिखाएगा तो हम जल्दी कर लेंगे कि बाइनरी में क्या पड़ा है, क्योंकि हेक्सा टू बाइनरी वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, हेक्सा का हर नंबर 4 बिट में होता है। लेकिन अगर बाइनरी में हम दिखाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, वह एक्चुअली तो बाइनरी में होता है ना। लेकिन हमें फिर वो हेक्सा सिस्टम निकाला गया है, यानी ह्यूमन की आसानी के लिए, कि वो शार्ट लेके समझ जाए कि भाई अच्छा मेमोरी में ये वैल्यू पड़ी है। हाँ, मेमोरी आईपी उसे कहते हैं ना, कि प्रोग्राम का। हाँ, हाँ, वही होता है ना, वो करंट इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू के अंदर आ जाती है तो फिर वो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रख लेता है, उसी के थ्रू करंट इंस्ट्रक्शन आती है ना। जब सीपीयू के अंदर आ जाती है तो उसे शायद कोई और रजिस्टर उसके अंदर होते हैं, आई आर या क्या, तो वो रख लेते हैं। हाँ, ये यानी जब इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है कि उसमें कौन से ऑपरेंड दे सकते हैं, तो मतलब इंटेल मैनुअल में फिर वो इस तरह लिखे जाते हैं, R8 R16। अगर आर लिख कर लगा हुआ है वहां पे तो इसका मतलब यहाँ आप रजिस्टर दे सकते हैं। अगर IMM है इमीडिएट, तो कांस्टेंट नंबर वहां पे दे सकते हैं। RM दोनों है तो इसका मतलब चाहे आप रजिस्टर यूज कर लें वहां पे, चाहे वेरिएबल लिख लें। वो यानी इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स अब समझाता है कि उसके अंदर ऑपरेंड क्या क्या हो सकते हैं, तो इंस्ट्रक्शन को वो इस फॉर्मेट में लिखता है, जैसे हमें समझ आ जाती है कि अच्छा यहाँ वेरिएबल देंगे या रजिस्टर देंगे या क्या वैल्यू देंगे, उसका यानी रूल क्या है। तो R8 का मतलब है कि 8 बिट का कोई भी रजिस्टर वहां पे आप यूज कर सकते हैं। R16 का मतलब है 16 बिट का कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं। R32 का मतलब है 32 बिट का रजिस्टर वहां पे यूज करेंगे। तो ये बस वो दे रहा है ना सबका एक को मेंशन करने का तरीका। हाँ, इंटेल की यानी जो अपने मैनुअल है ना, असेंबली फॉर इंटेल प्रोसेसर, तो फिर वो ऐसे ही मेंशन करते हैं समझाने के लिए कि इंस्ट्रक्शन कैसे लिखी जाएंगी। हाँ, हाँ, मेमोरी ऑपरेंड यानी जो वैल्यू मेमोरी में पड़ी है, यानी वेरिएबल। अब इसमें पाबंदी नहीं है ना कि 16 बिट का है, बाइट का है, वर्ड का है, डबल वर्ड का है, यानी वहाँ आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। सिर्फ मैम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है साइज की वो बात नहीं है, कोई कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। हाँ, डाटा ट्रांसफर
ये आप देखिए ना, उसने वो जो सारी लिखी हैं कि भाई मूव, अब ये वही उसने यूज किए हैं ना, आर ई जी या मैम, तो अब उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ क्या क्या यूज अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है। यानी रजिस्टर का हमारा रजिस्टर एम ई एम पहली लाइन, इसका मतलब है दोनों रजिस्टर आप मूव में लिख सकते हैं, कोई भी रजिस्टर टू रजिस्टर मूव यानी सही है। दूसरी लाइन में है कि मेमोरी का हमारा रजिस्टर, यानी रजिस्टर से वेरिएबल में भी मूव कर सकते हैं। तीसरी लाइन में है रजिस्टर का मेमोरी, वेरिएबल से भी रजिस्टर में मूव कर सकते हैं, यानी मैं ये उल्टा भी कर सकते हैं। मेमोरी टू इमीडिएट डायरेक्ट वैल्यू आप किसी वेरिएबल में डलवा सकते हैं, जैसे आप कह दें मूव ए का 10, तो इमीडिएट वैल्यू मेमोरी यानी वेरिएबल में आ सकती है। इमीडिएट वैल्यू किसी भी रजिस्टर में भी आ सकती है। और आप यहाँ सेगमेंट रजिस्टर क्योंकि 16 बिट का होता है, तो अब वो से भैया मूव करते हैं उसकी वैल्यू, तो वो किसी रजिस्टर या वेरिएबल में आएगी, लेकिन वो 16 बिट का ही होगा ताकि साइज सेम रहे। भाई जैसे डी एस डाटा सेगमेंट की वैल्यू मूव करवाते हैं तो वो 16 बिट का होता है, तो उसकी रजिस्टर भी आगे 16 बिट का ही उसके लिए चाहिए ना, जिसमें वो वैल्यू आप रखवाना चाहते हैं। या हाँ, ए एक्स कर दिया, या वेरिएबल कोई डिक्लेयर किया हुआ है वर्ड का, वो भी यूज कर सकते हैं, यानी RM16, यानी दोनों कर सकते हैं, चाहे रजिस्टर में मूव करवा लें या वेरिएबल में करें, लेकिन वेरिएबल फिर वर्ड का होगा डिक्लेयर, 16 बिट का। और ऐसे रजिस्टर उल्टा भी कर सकते हैं कि किसी वेरिएबल का रजिस्टर जो 16 बिट का है उससे आप सेगमेंट रजिस्टर में भी मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही है ना कि डायरेक्ट वैल्यू, वो जो डास का भी मसला था कि सेगमेंट रजिस्टर में डायरेक्ट वैल्यू मूव नहीं होती। अब वो आखिरी लाइन में उसने लिखा भी है कि रूल्स के अंदर नो इमीडिएट टू सेगमेंट मूव। हाँ, वेरिएबल या रजिस्टर, लेकिन डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर नहीं लिख सकते। हाँ, यानी उसमें आप मूव नहीं कर सकते। आईपी में आप कुछ डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोग्राम काउंटर है ना कि हाँ, यानी ये आईपी या प्रोग्राम काउंटर उसी के अंदर चल रहा होता है ना, कोड सेगमेंट के अंदर, तो वो नहीं कर सकते डायरेक्ट वो। हाँ, बाकी रख सकते हैं। हाँ, अगर भाई विंडो प्रोग्राम में कर रहे हैं ना, तो फिर वो कहता है कि आप सेगमेंट रजिस्टर में मूव ना करवाएं या उन्हें नहीं छेड़ें, क्योंकि फिर वो विंडो के कंट्रोल में होते हैं, वो खुद ही डील कर रहा होता है। सेगमेंट रजिस्टर मूव तो कर सकते हैं, लेकिन अब नीचे वो ये भी कह रहा है कि अगर विंडो प्रोग्राम में कर रहे हैं जैसे हम करते हैं, तो फिर सेगमेंट रजिस्टर को हम नहीं यूज करते, क्योंकि वो विंडो कंट्रोल खुद ही कर लेती है कि उसमें क्या हो क्या हो। हाँ, हाँ, यानी वो ये कह रहा है कि रजिस्टर से, उससे तो ठीक है आप ले लें भाई, सेगमेंट रजिस्टर से किसी वेरिएबल रजिस्टर में ले आए, लेकिन सेगमेंट रजिस्टर को राइट नहीं करें, यानी सेगमेंट रजिस्टर में मूव नहीं करवाएं, क्योंकि उसमें पहले से कुछ होगा जो वो विंडो ने रखा होगा। यानी अलाउ है ना कि आप प्रोग्रामर अगर कोई एक्सपर्ट है वो सारी डिटेल समझे तो शायद वो चेंज कर ले। सेगमेंट रजिस्टर में अलाउ है, लेकिन वो कहता है प्रोटेक्टेड मोड शुड नॉट मॉडिफाई, मॉडिफाई आप नहीं करें क्योंकि वो विंडो खुद कर रही है। हाँ, 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 ये वही रूल सारे अप्लाई कर रहे हैं ना, पहली जो कोड में पहली लाइन है वो ऊपर लाइन है, ये सारी भी वैलिड है। असेंबलर विल नॉट एक्सेप्ट द फॉलोइंग मूव, जो नीचे वाली है वो सब में एरर आएगी, तो आप वो साथ वजह भी लिख रहे हैं कमेंट में कि ये क्यों एरर आएगी। भाई डी एस कामा 45 आगे उसने लिखा ना कि क्योंकि डी एस सेगमेंट रजिस्टर है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू मूव नहीं होती।
तो ये एरर देगा कि ऐसे नहीं कैसे लिख सकते। ई ई एस आई ये वही कहानी, ई एस आई या आई पी में नहीं कर, ई एस आई में नहीं वो करवा सकते हैं, लेकिन ये साइज मिसमैच है कि डब्ल्यू वेल वेरिएबल ऊपर डाटा में देखें तो वो वर्ड है, उसकी 2 बाइट है, तो ई एस आई 4 बाइट का, ई लग गया तो यानी 4 बाइट का हो गया रजिस्टर, तो वो ये साइज मिसमैच हो जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। ई आई पी में मूव ऐसे नहीं कर सकते वो, इसलिए उसमें ये एरर है कि ई आई पी डेस्टिनेशन नहीं बना सकते। 25 बी वेल वो तो बायोलॉजिकली नहीं है, और आखिर में ये भी नहीं अलाउ है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं, बी वेल भी और काउंट भी, ऐसे अलाउ नहीं होता। वेरिएबल टू वेरिएबल या मेमोरी टू मेमोरी मूव नहीं कर सकते। अगर ये आपने करवाना है तो फिर पहले किसी जैसे काउंट को किसी रजिस्टर में मूव करेंगे, फिर उस रजिस्टर से फिर बी वेल में मूव करेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। यानी 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी इसको करने के लिए। ये साइज मिसमैच को खत्म करने का एक तरीका है कि अगर साइज मिसमैच भी हो और आप कहते हैं नहीं मुझे तो मूव करवानी है, तो अगर आपका नंबर जो मूव हो रहा है रजिस्टर या वेरिएबल अगर उसका साइज कम है तो वो फिर साइज मिसमैच एरर से बचने का तरीका ये है कि आप जी एक साथ लगा दें, मूव विद जीरो एक्सटेंशन। ये एक नई इंस्ट्रक्शन बन गई है, यानी मूव कर देगा लेकिन पीछे जो जगह जाहिर साइज मिसमैच था, डेस्टिनेशन का साइज ज्यादा है, रजिस्टर 32 बिट में जैसे मूव हो रहा है तो 8 बिट मूव हो गए तो बाकी बाकी फिर वो जीरो से फिल कर देगा, तो इस तरह वो कहता है ये हम कर सकते हैं। जितने हो गए मतलब बाकी जीरो लग जाएगा, अगर डेस्टिनेशन का साइज ज्यादा है ना, चाहे वो रजिस्टर है या मैं वेरिएबल, उसका साइज अगर ज्यादा है तो वैल्यू वो कहता है फिर भी मूव हो जाएगी, साइज में मैच एरर नहीं आएगी अगर आप मूव जी एक्स लिखेंगे तो। मूव लिखेंगे तो एरर आएगी, वो कहेगा नहीं साइज सेम नहीं है, रजिस्टर 8 बिट का मूव करवा रहे हैं, बाइट का तो 32 बिट में नहीं मूव होता। एग्जाम्पल ये मूव ई एस आई डी वेल भाई, ये साइज में मैच एरर है ना, अगर यहाँ आप मूव जी एक्स लिख देते तो वो मूव कर देता, हालांकि वो डब्ल्यू वेल भाई वर्ड है, और ई एस आई रजिस्टर डबल वर्ड है, तो फिर भी वो एरर ना आती, साइज में मैच एरर ना आती, सिर्फ जी एक्स लगाते। ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट है ना, डायरेक्ट एक वैल्यू उसने हेक्सा नंबर एच लगा के मतलब हेक्सा नंबर उसने बी एल में रख दिया तो वो ठीक है, 8 एफ एक बाइट ही है ना, क्योंकि 8 4 बिट के और एफ भी 4 बिट, तो ऊपर सोर्स की जगह उसने उसे बाइनरी में लिखा हुआ है ना, वो 8 बिट का बनता है, तो वो बी एल में मूव हो जाएगा क्योंकि बी एल रजिस्टर भी 8 बिट का है, इसमें साइज मिसमैच का मसला नहीं है भाई, बी एल में वो पड़ा हुआ है। लेकिन आप अगली जब वो कहता है मैं लाइन लिखेंगे ना ए एक्स कामा बी एल, तो आप ये वैसे एरर आ जाएगी सिर्फ अगर मूव लिखते हैं तो, क्योंकि ए एक्स 16 बिट का है, डेस्टिनेशन से बड़ी है, और तो बी एल रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है वो बाइट का है, तो ये मूव ऐसे ना होती, लेकिन जी एक्स लिखने से वो उसने फिगर में फिर बताया कि मूव हो जाएगी और पीछे जीरो लग जाएंगे, और ये उसी की वेरिएशन है। इसमें जो है ना, इसमें वो साइन को सेव रखेगा, यानी जीरो पीछे नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर वो पीछे जीरो लगा देगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना, क्योंकि जीरो रिप्रेजेंट करता है पहला बिट के पॉजिटिव। अब वैल्यू अगर पहला बिट 1 है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव नंबर है, अगर कंप्लीमेंट में हम उसे देखें तो अब सोर्स 1 से शुरू हो रही है वैल्यू, तो वो कहेगा ये है कोई नेगेटिव। अब इसे अगर मूव जी एक्स हम लिखे ना तो अब ये वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पीछे जीरो लगेंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, तो नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देना है, तो उसके लिए फिर हाँ इसमें वही रहेगी, यानी वही रहेगी, तो वो साइन एक्सटेंशन अगर नेगेटिव वैल्यू मतलब मूव करेंगे ना तो आप भाई एस एक्स से करेंगे, ताकि साइन साइन हाँ ताकि साइन सेव रहे। लेकिन वो इंटरनल करेगा कैसे, उसी साइन बिट को वो रिपीट करेगा जितनी जगह है ना, जैसे 1 साइन बिट है ना तो 1 1 1 1 पीछे लगा देगा। अब ये भाई तरीका है कि वैल्यू कैसे मूव होती है, एक तरीका है कि डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड, वेरिएबल का नाम आपने लिखा
बस उसकी वैल्यू मूव हो गई, उसके साथ ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं जैसे लिखे हैं। ये इसे हम कहते हैं कि ऑपरेंड जो है वो डायरेक्ट मेमोरी है ना भाई, वैल्यू मेमोरी से आएगी। जो वेरिएबल का जो नाम दिया तो वहां कोई वैल्यू पड़ी है, वो मेमोरी लोकेशन है। तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड। डायरेक्ट आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया तो आपने डायरेक्ट लोकेशन बता दी किस जगह से उठा वैल्यू, तो इसलिए इसे कहा जाता है डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड। हाँ, इसमें वो कहता है कि अरे में हम ऐसे भी चल सकते हैं कि जैसे आप सेट उसके साथ लगा दें अरे बी, क्योंकि पहला एलिमेंट का एड्रेस होता है ना अरे का नाम। तो +1 लिख दिया तो अगले एलिमेंट पे चला जाएगा, +2 लिखा तो उससे अगले पे चला जाएगा। तो ये लिखने के तीनों तरीके हैं। अरे बी +1 लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें, या ब्रैकेट ऐसे जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, आखिरी लाइन जैसे लिखी हुई ऐसे लिख दें। तो भाई तीनों का मतलब एक ही है। आपको जो आसान लगता है भाई, ये सारी अल्टरनेट वेज हैं। क्योंकि एरे का नाम जो है ना वो एक्चुअली एड्रेस है। जब आप सेट के साथ यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप एड्रेस को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अरे b+1, फिर आप वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा। अरे b+1 जब आप सेट के साथ लग जाएगा तो वो फिर उसको वो समझेगा कि ये एड्रेस है अरे बी, पहले एलिमेंट का। ये 10 यानी इसमें 10 नहीं है, फिर हम समझेंगे इसमें 10 का एड्रेस है, जहाँ 10 पड़ा तो इसलिए वो एड्रेस आगे चला जाएगा ना। 10 पर यानी 11 उसे यानी वैल्यू के तौर पे नहीं लेगा, उसे ट्रीट करेगा कि एड्रेस के तौर पे। कि 10 लोकेशन जहाँ 10 पड़ा है उसका एड्रेस अरे बी में है, तो आप +1 करेंगे तो फिर अगले एलिमेंट का एड्रेस आएगा ना 20 का। इसलिए 11 मूव नहीं होगा बल्कि अगला एलिमेंट मूव होगा। ना ये वही है, ये इन डेप्थ बता रहा है कि मेमोरी में सारे वैल्यू कैसे स्टोर होंगी, लिटिल एंड मल्टी वैल्यू जब होगी, मल्टीपल बाइट उठाएंगे तो उल्टे उठाएंगे, और स्टोर कैसे होंगे। तो वो फिर अरे की एग्जांपल लेके उसने ये सारा एक्सप्लेन किया लाइन बाई लाइन। ना बाद में पढ़ लें, या वैसे भी तुम जब पढ़ाओगी तो शायद ये 2 लेक्चर तक पे अभी तक जो इतना हुआ है तुम कवर करो, क्योंकि साथ बंदा वो एग्जाम्पल क्विज क्विज भी देता है ना। लेकिन वो भी अच्छा खासा मटेरियल है ना, पहले वो बाइट हैं सारे, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स हैं। साथ मूव का भी कर देना, तो ये फिर ये क्योंकि कम्प्लेक्स है, डिफरेंट। हाँ ना, ये पहले तो मूव की इंस्ट्रक्शन ही करवाओगे ना, एक्सचेंज और मूव और वो प्रोग्राम। अब इसमें नहीं फ्लैग आएंगे, फ्लैग आएंगे जब ऐड सब्ट्रैक्ट वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन पढ़ाओगे तो। यानी ये मूव के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन जब शुरू होंगी, यानी अरिथमेटिक वाली, तो फिर उनमें वो फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं साथ साथ, तो वो भी समझाओगे कि फ्लैग्स कैसे चेंज होंगे। मूव मूव से चेंज नहीं होते, फ्लैग चेंज होते हैं जब ऐड या सब या वो इंस्ट्रक्शन चलेंगी। वो इसी लैब में जो कि आखिर में दिए हुए हैं टास्क, होम टास्क है, वैसे वो दे दो ना उन्हें खुद करने के लिए। ये तुम यही दोगी, जैसे दोगे तो डिफाइन द फॉलोइंग, तो इतने सारे हैं वो लिखते, वो बच्चों को जाहिर मुश्किल पेश आती है असेंबली लिखने में। ये डाटा डिक्लेयर सारा करो, फिर टास्क 2 दो कि ये मेन्यू बनवाओ भाई, इनके सोल्यूशन भी साथ दिए गए हैं, बल्कि उन्हें को तो जो सोल्यूशन के मुताबिक बेशक टाइप करो।
क्योंकि इसमें फिर ये टास्क अलहदा दिए गए हैं ना, जो सोल्यूशन साथ नहीं है, वो खुद फिर करना पड़ेगा। होम टास्क शायद उन्हें कहते हैं। इनका सोल्यूशन। तो एक वैल्यू रखवाई हुई है ना इसमें। टोटल डी वर्ड 50, वो एग्जाम में है ना, एक डेसिमल में है। यानी इसे एग्जाम में लिखना चाहो तो वो कह रहा है कि फिर ये एच के साथ ऐसे लिखो, अगर ऐसे लिखोगे तो डेसिमल समझेगा। क्योंकि बाइट 8 बिट का है ना, तो 8 बिट वहां पे भाई स्टोर क्या होगा, वो नंबर तो है नहीं। तो उसका ASCII कोड। हाँ, तो ASCII कोड भाई स्टोर होगा बाय का। बल्कि भी स्टेप बाय स्टेप तुम एक एक लाइन एक्सप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें भी जाहिर है वो एक टाइम भी लग जाता है, और बंदा वो ये चीजें एक्सप्लेन करने वाली है ना, कि करेक्टर मूव कर रहे हो तो बाइट में तो ASCII कोड स्टोर होगा, ASCII कोड का थोड़ा बता दो कि वो क्या होते हैं, वो ऐसे आ रहे हैं। अगर नंबर मैन को ये वही है ना कि भाई मैन को ये प्रिंट हो जाए, क्रिएट द फॉलोइंग मैन्यू, इसे स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे ना असेंबली में। आखिर में वो लगाते जाएंगे 0D0OH, वो जो होता था इंटर की जगह लाइन, न्यू लाइन। अरे आप 10 इंटीजर, तो अब ये तो भाई 10 इंटीजर डायरेक्ट वो लिख दें या डुप्लीकेट लगा दें। अरे 10 DUP, बाई 10 और DUP उसमें जिससे इनिशियलाइज करवाना है। ये ना उनकी प्रैक्टिस है ना कि अरे कैसे डिक्लेयर करेंगे। क्यों, जब डाटा टाइप पढ़ा दोगे और वो टाइप नहीं करेंगे तो फिर उन्हें नहीं पता आएगा कि अरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, भूल जाएंगे। नहीं, अरे तो सिंपल है ना, डाटा डिक्लेरेशन है। नहीं 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 नहीं, ये तो कोई कहानी है ही नहीं ना, वो तो बस वॉट इन डेप्थ में चला गया ना इसमें। इसमें तो सिर्फ एक ही रूल चलता है भाई, अरे वर्ड की है तो एलिमेंट +2 +2 इंडेक्स से होंगे, अगर एलिमेंट पिक करने हैं तो। डबल वर्ड की अरे है तो इंडेक्स 4 से इंक्रीमेंट करता है, बस ये फर्क है। हाँ इस नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। जब हाँ ये आ गई ना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये अब ये तो तुम्हारी मर्जी है ना, अब ये तो डिपेंड करता है, बॉस ने इतनी सारी स्लाइडें बना दी हैं, सारा कुछ इसमें डाल दिया, ये तो डिपेंड करता है। अब हमारे जहाँ जैसे होते हैं क्लास 4 घंटे की एक क्लास होती है, अब 4 घंटे की हो तो फिर उसके लिए तो सही है। लेकिन 2 घंटे में तो मेरा ख्याल नहीं, ख्याल क्योंकि वो उतना ही तुम पढ़ाओगे तो वो सही है। फ्लैग इजी है, लेकिन इन्हें बाइनरी में लिख के करना पड़ता है ना, जो नंबर है बाइनरी में लिखो और फिर उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो कि वो कैसे, क्योंकि वो सारा बाइनरी से एलिमेंट है, बाइनरी में जो रिजल्ट आता है उसी के मुताबिक फ्लैग सेट होते हैं। अगर सिंपल ऐसे डेसिमल में लिखे हुए तो फिर वो नहीं समझ लगती कि ये फ्लैग ये कैसे हो रहे हैं। जब बाइनरी में उसे लिखा जाता है ना तो फिर ये मतलब है, ये तो स्टूडेंट को समझाया जाता है कि फ्लैग ऐसे इफेक्ट होते हैं। तो अगर सही तुम खुद निकालना चाहो कि फ्लैग की वैल्यू क्या होती है तो बाइनरी में लिख के देखो, क्योंकि CPU तो बाइनरी पे कर रहा होता है ना। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, जंप और लूप। नहीं, फ्लैग भी आसान ही है, मेरे तो वो नहीं ख्याल, वो डिपेंड करता है ना, तुम पहली दफा पढ़ाओ, तुम्हें शायद मुश्किल लग गया, मुझे तो नहीं लगता। फ्लैग फ्लैग मुझे नहीं मुश्किल लगते। हाँ, पता नहीं कितना पढ़ाया है, लेकिन ये है कि भाई वो कम से कम ये स्लाइडें बार बार पढ़ाई हैं, वो मेरी अपनी थी, खैर वो अब मसला हो गया, लेकिन अब ये भी मैच तो करती है ना, क्योंकि इन्हीं से हेल्प ली थी मैंने।
हाँ, नहीं, नहीं, ये ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है। दरमियान में असल में मुझे टाइम नहीं मिलता है इनके, कभी रात को 10 बजे आ रहे हैं, कभी 9 बजे आ रहे हैं, सुबह फिर 9 बजे आए हैं और सुबह 7 बजे